अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1378वां सबक है। कोरोना की सुनामी पूरे मुल्क में इस तरीक़े से आई हुई है जो किसी को भी छोड़ नहीं रही है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हो, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हो, आम लोग हो, कितने भी असर और रसूख वाले हो। ये कोरोना की सुनामी के अंदर ऐसी लोगों की जाने जा रही है। सुबह सुबह उठकर जब व्हाट्सएप पे मैसेजेस देखते हैं तो सबसे पहली ख़बरें यही होती है कि ये जानने वाले की वफ़ात हो गई, वो जानने वाले की वफ़ात हो गई। आज का जो हमारा सबक है, इसमें हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 4 विधायक, जिनमें से एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए हुए थे, उन चारों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। उसी को हम आज टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और हमारे इस एनालिसिस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ उन रीज़न्स को जानना है कि सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसके बाद भी बीजेपी के 4 विधायकों की जान कैसे जाती है। हम सिर्फ उसका रीज़न तलाश करेंगे। बाकी किसी की मौत पर हमको रत्ती बराबर भी खुशी नहीं है, बल्कि हमको इस बात का दुख है कि चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी हो, कोई और पार्टी हो, इंसान होने के नाते से वो हमारे भाई है और उनकी फैमिलीज़ के साथ में हमको सहानुभूति है, क्योंकि उनके भी बच्चे होंगे, उनकी भी बीवी होंगी, उनका भी घर होगा, उनके भी ख़ानदान होंगे। ऐसे सैकड़ों लोग उनके साथ में जुड़े हुए होंगे जिनको उनकी वजह से रोज़ी रोटी मिली होंगी। तो इसलिए हमारे इस पूरे सबक का जो आगे हम बयान करने वाले हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन हासिल करना और रीज़न्स को तलाश करना कि इन 4 विधायकों की जान क्यों गई है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो नाम है जिनकी जान गई है, उनका नाम है हनुमान प्रसाद मिश्रा। हनुमान प्रसाद मिश्रा बीजेपी गवर्नमेंट में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त किए हुए थे। 20 अप्रैल को उनकी जान चली गई। दूसरा नंबर आता है बीजेपी एमएलए फ्रॉम यूपीज़ औरैया, और उनका नाम है रमेश चंद्रा दिवाकर। तीसरे जो है वो है बीजेपी एमएलए सुरेश श्रीवास्तव। उनकी वाइफ का भी जो है कोरोना की वजह से जान चली गई। वो ख़ुद भी 4 से 5 मरतबा लखनऊ के एक इलाके से वो विधायक हुआ करते थे, वो अपनी भी जान नहीं बचा सके। और चौथे नंबर पर जो नाम है वो है बीजेपी एमएलए फ्रॉम बरेली के नवाबगंज से, जिनका नाम है केसर सिंह गंगवार। वो असरदार रसूख वाले लीडर थे अपने इलाके के अंदर, लेकिन उन्होंने सोचे भी नहीं होंगे कि उनका अंत जो है ऐसे होगा कि जिस पार्टी के वो विधायक है, उन्होंने अपने ही पार्टी के जो हेल्थ मिनिस्टर है हमारे पूरे देश के, श्री हर्षवर्धन पाटिल साहब, उनको उन्होंने एक लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि सर, अभी फ़िलहाल मैं बरेली के श्री राम स्मृति हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड हूँ और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में सिर्फ एक बेड आप मुझे दिला दे, बस एक बेड। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक विधायक को आप सोचो, एक विधायक किसे कहते हैं? ग्राम पंचायत का मेंबर नहीं बोल रहा हूं मैं, एरिया का नगर सेवक नहीं बोल रहा हूं मैं, विधायक है। और रूलिंग पार्टी में स्टेट में भी उनकी गवर्नमेंट है, सेंट्रल में भी उन्हीं की गवर्नमेंट है। उसके बावजूद जो केसर सिंह गंगवार थे, उनको एक बेड नहीं मिल सका मैक्स हॉस्पिटल के अंदर, और जो है नोएडा के किसी हॉस्पिटल में उन्होंने आखिरी सांसें ले ली। उनके जो बेटे हैं, उनके बेटे ने उनके वफ़ात के बाद में फिर उन्होंने जो है अपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट किया, पंकज गंगवार ने, और उन्होंने बड़े दर्द के साथ में लिखा कि गवर्नमेंट खुद अपने पार्टी के विधायक की जान नहीं बचा सकी। उन्होंने अफसोस का इजहार किया। अफसोस है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पर भी और अफसोस है हमारी स्टेट गवर्नमेंट पर भी, और बड़े अफसोस के साथ में उन्होंने ये लिखा कि जब हम फ़ोन करते हैं तो कोई हमारा फ़ोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं होता है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वो 4 असरदार और रसूख वाले लीडर्स हैं जिनकी जाने गई। अब आते हैं हम टेक्निकल इसको एनालिसिस करते हैं कि एक्चुअल में
यही लोग, ये जितने भी विधायक हैं या लीडर्स हैं या आज भी जो लोग हैं, मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर जो देश में बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है, हमको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हमको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, हमको अच्छे स्कूल्स की ज़रूरत है, उस चीज़ को छोड़कर आज भी हमारे लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है बहुत सारे लोगों के लिए, वो है राम मंदिर जल्दी से जल्दी उसका निर्माण हो जाना चाहिए। अब चलो, इससे पहले तो बाबरी मस्जिद जो है उसकी जगह पे मंदिर बनाने का कोर्ट की तरफ से फैसले के लिए मुहिम चल रही थी। पूरे मुल्क में ये हवा चलाई गई। आपने देखे होंगे, पिछले साल के ही मेरे सबक है, कोरोना शायद शुरू होने से पहले हर शहर के अंदर चंदा जमा किया जा रहा था राम मंदिर के नाम पर, और बहुत सारे शहरों के अंदर उसी टाइम पे कुछ हालात भी ख़राब हुए। मेरा सवाल यही है कि ये जो मरने वाले 4 बीजेपी विधायक हैं और इनके अलावा जितने भी विधायक अभी जिंदे हैं, और उनके अलावा पूरे देश में जो लोग 24 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, हर चीज़ के अंदर वो लोग पॉलिटिक्स तलाश करते हैं, अगर यही लोग राम मंदिर के निर्माण से ज़्यादा हॉस्पिटल निर्माण को प्राथमिकता देते थे, यही लोग गुजरात के अंदर 3,500 करोड़ रुपये का जो इन्होंने स्टैचू बनाया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, अगर उसकी जगह पे हॉस्पिटल्स बनाने की बात करते थे, उसकी जगह पे ऑक्सीजन की कंपनियां बनाने की बात करते थे, मुझे आप बताओ आज हमारा ये हाल होता था? हमारे देश में पिछले 7 सालों से एक आवाज़ चल रही है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। मेरा सवाल है मेक इन इंडिया कहाँ है जब ऑक्सीजन हमारे पास बाहर से आ रहा है? मेरा सवाल है मेक इन इंडिया कहाँ है जब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम रेमडेसिविर भी बाहर से मंगाएंगे? मेरा सवाल है जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम बाहर मुल्कों से मंगाने की बात कर रहे हैं और आ रहा है हमारे पास में, हम लोग सब जानते हैं हमारे पास में बाहर मुल्कों से जो अब तक जो ऑक्सीजन आ चुका है, सऊदी से ऑक्सीजन आया है, कुवैत से ऑक्सीजन आया है, तुर्की से ऑक्सीजन आया है, रशिया से ऑक्सीजन आया है, सिंगापुर से ऑक्सीजन आया है, उसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्रीज से हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन, जब बाहर से ही हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, मेक इन इंडिया कहाँ है? वेयर इज़ मेक इन इंडिया? इंडिया ये सवाल करता है। और दूसरा सवाल मेरा, आज हमारे पास में कोरोना की भी जो वैक्सीन है, हमको पता होना चाहिए रशिया की वैक्सीन हमारे मुल्क में दाखिल हो चुकी है, पहला जहाज़ आ चुका है, और उसके अलावा करोड़ों डोज का उनको ऑर्डर दिया जा चुका है जो स्पुतनिक रशियन जो वैक्सीन है उसके लिए। तो मेरा ये सवाल है कि हमने पूरे मुल्क में जब मेक इन इंडिया का नारा लगाए थे, उसके बाद में हम क्या मेक कर रहे हैं, क्या मेड हुआ हमारे पास में? ये सोचने वाली बात है मेरे मोहतरम दोस्तों। जिस पार्टी के 4 विधायकों की जान चली गई, आप सोचो ना, मेरा सवाल है आप लोगों से, जो पार्टी के 4 विधायक, मैं विधायकों की बात कर रहा हूं, तो आप सोच सकते हैं आम पब्लिक का क्या हाल होगा जब वो पार्टी के 4 विधायकों को एक बेड नहीं मिल सका हॉस्पिटल के अंदर। ये हमारे लिए इबरत इसलिए है कि जब तक हम इस देश के अंदर हर मसले में हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे, उस वक्त तक हमारे देश के अंदर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमको इस चीज़ को रखना पड़ेगा बाजू। मुझे आप बताओ, मेरा ये सवाल है। आज भी मैं बहुत सारे लौंडों को फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर देखता हूँ, हर चीज़ में वो हिंदू मुस्लिम घुसेड़ते रहते हैं, हर एक चीज़ के अंदर जो है मुसलमानों को ब्लेम करते रहते हैं, हर चीज़ के अंदर उनको पाकिस्तानी जाने की बात किया करते हैं। मेरा सवाल है वैसे लौंडों से कि बताओ मुझे, आज जो ये सारे हालात पैदा हुए उसके लिए भी ये लौंडे ज़िम्मेदार है। वो रोहित सरदाना जो 2 दिन पहले जिसकी जान चली गई, मैंने उस पर भी एक सबक दिया हूँ। मेरा उसके बारे में भी यही सवाल है कि उसकी मौत भी, ये जितने बाकी के न्यूज़ एंकर है, चाहे अंजना हो, चाहे रूबिका हो, चाहे रजत शर्मा हो, चाहे अमीश देवगन हो, चाहे अर्नब गोस्वामी हो, चाहे श्वेता सिंह हो, जितने भी आज जिंदे हैं, इनके लिए इबरत है, इबरत। मैं रोहित सरदाना के पुराने वीडियोस देख रहा था, चिल्ला कर उसको इस बात की फ़िक्र थी कि मौलाना साद साहब के बारे में, मुसलमानों के बारे में, तबलीगी जमात के बारे में ऐसे यानी पूरे मुल्क के अंदर। अच्छा चलो, मौलाना साद का और निज़ामुद्दीन का मसला हल हुआ, उसके बाद में
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में 4 महीनों तक, मुझे आप बताओ 4 महीनों तक जो हमारा जीडीपी है वो पूरा रिवर्स में आ गया, इकोनॉमी पूरी रिवर्स में आ गई। और यही रोहित सरदाना के जैसे ये जितने भी मैंने जितनों का नाम लिया, ये आप लोगों को 4 महीनों तक सिर्फ और सिर्फ क्यों हमारे देश में लोगों की जान नहीं जाती है? हमारे इस देश के अंदर बड़े बड़े लीडर्स की जानें चली गई, हमारे देश के अंदर मिनिस्टर्स की जानें चली गई, उस पर भी इन्होंने इतना बवाल नहीं मचाया। आप लोगों को याद होगा शायद कि प्रमोद महाजन वो मिनिस्टर थे, उनकी जान चली गई, उस वक्त भी इन्होंने 3-3, 4-4 महीने तक ऐसे डिबेट नहीं चलाए। उनके बाद में जो मुंडे साहेब है दिल्ली के अंदर, उनका एक्सीडेंट हो गया। अब उनका एक्सीडेंट होने के बाद इन्होंने 3-4 महीने उस पर भी चलाना चाहिए था कि वक्त के मिनिस्टर है और दिल्ली के एक सिग्नल पे उनका सुबह सुबह के वक्त में एक्सीडेंट होता है, इसमें किसका षड्यंत्र है, किसकी साजिश है, कैसे उनकी जान जाती है, उस पर भी इन्होंने 3-4 महीने नहीं चलाए। और वो एक फिल्म एक्टर जिसकी जो अपने मर्ज़ी से, यानी उसका ख़ुद के कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स बाद में सारी चीज़ें पता चल रही है, और वो उसकी जान जाने के बाद में उसको कहाँ तक लेके गए उन्होंने, गांजा, 1 महीने तक तो गांजे के ऊपर चला। और वो दीपिका पादुकोण उसने बोले व्हाट्सएप के ऊपर ये भेजी थी, माल कहाँ है, माल कब आ रहा है, माल कब जा रहा है, माल कब मिलेगा, यानी एक एक जुमले पे इन्होंने 1-1 हफ्ते तक जो है डिबेट चलाए। मुझे आप बताओ, मेरा सवाल है आप लोगों से, जो उन्होंने इस तरीके से सुशांत सिंह के केस को 3 महीने 4 महीने तक खींचा और उसके बाद बाकी भी जितनी चीज़ों के ऊपर इन्होंने 2-2, 3-3 महीने तक के जो डिबेट चलाते रहे, आप मुझे बताइए, ये पूरे देश को खाली गुमराह करते रहे ये, और देश को इन्होंने गुमराह किया, आज इनको खुद को भुगतना पड़ रहा है। अगर ये देश को ये बताते थे कि देश को किस चीज़ की ज़रूरत है, देश को हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, हमने कोई तैयारी नहीं की थी। आज जो हमारे यहाँ पे इतनी मारामारी चल रही है और मेक इन इंडिया का नारा देने के बाद में भी बाहर से जो हमको हर चीज़ मंगानी पड़ रही है, शर्म की बात है ये हमारे लिए। देख लो आप, पूरा इंटरनेशनल मीडिया जो है थूक रहा है हमारे ऊपर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मेरे ये पूरे सबक का खुलासा यही है। अभी देखो ईशा की अज़ानें शुरू हो चुकी है मस्जिदों में, इसलिए मैं अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ, सिर्फ ये बोलकर कि जितने लौंडे हैं जो आज ट्विटर के ऊपर बैठे हुए हैं और फेसबुक पे फिर वापस से वही जो है हिंदू मुस्लिम करने में लगे हुए हैं, याद रखो अगला नंबर हमारा है। अगर हमने अभी से जिसकी हमको ज़रूरत है उसकी बात नहीं की तो अल्लाह हमको समझ आता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।